चलो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे? आई थिंक सबमरीन्स वगैरह हमने देखा था, राइट? हेलो, हाँ, सबमरीन्स देखा था लास्ट क्लास में हमने, राइट? तो टाइप्स ऑफ सबमरीन्स, कितने टाइप्स ऑफ सबमरीन्स हैं और कौन कौन से क्लास के सबमरीन्स हैं, दैट वी हैव टॉक. सो 5 मिनट में थोड़ा सा लेट से क्लास स्टार्ट करूंगा. रीजन इज कि माइट भी थोड़े लोग लेट से आ रहे होंगे. अभी गर्मी का दिन है, आदत छूट गया होगा क्लास आने का. सो इस बीच में अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, आई विल टेक दोज डाउट्स एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. हाँ जी, मेन टॉपिक क्या है बताओ? साइंस एंड टेक में वैसा कोई थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा आपको मिलेगा नहीं करने को, ठीक है? साइंस एंड टेक वाले फील्ड से बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ऑनलाइन भी आप लोग अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं. आई एम रेगुलरली व्यूइंग द कमेंट सेक्शन जो आपका है, चैट सेक्शन में देखता रहता हूँ. सो यू कैन आस्क. देखो यहाँ पे एक्चुअली ना साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन ओरिएंटेड नहीं होगा. फैक्चुअल डेटा आपको बहुत ज़्यादा ही मिलेगा. डिस्कशन ओरिएंटेड थोड़ा बहुत कहीं कहीं आप देखोगे, बहुत लिमिटेड वे में चलेगा, ठीक है? क्योंकि 10th 11th लेवल से ऊपर जाने का नहीं अपने को. फैक्चुअल डेटा बाकी गैदर करना है और कुछ करना नहीं इसमें. सो ऑलराइट. सो ये सेक्शन जो है आपका, ये सेक्शन आपको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे डेटा डेटा और डेटा है और कुछ है नहीं. इसके बाद जो सेक्शन होगा हमारा, दैट विल बी, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेस वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे. तो उसमें देखेंगे स्पेस में, तो क्वेश्चन वगैरह हम देख ही रहे हैं इवनिंग वाले बैच में. यहाँ पे स्पेस वाले में डील करेंगे तो भाई स्पेस में क्या, कितने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद इसरो से जुड़ी जानकारियां वगैरह जो होंगी वो वहाँ पे देखेंगे. तो वो सेक्शन थोड़ा सा जो है कॉमन है, नॉर्मल, वो आपने देखा होगा. ये वाले सेक्शन बहुत ज़्यादा डील कराए नहीं जाते हैं नॉर्मली. तो नॉर्मली बहुत ब्रीफ में दे के निकल लिया जाता है. बट मेरा ये था कि इस सेक्शन को भी आप डिटेल में एक बार देख लो. एक बार देख लोगे तो उसके बाद चीज़ें आसान रहती है, बाद में केवल फील ही करना रहता है आपको. ऑलराइट. सो फ्लीट एंड फायर पावर ऑफ इंडिया यहाँ पे हम सारे डिस्कस कर लेंगे. सबमरीन्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा इंडियन नेवी के पास कौन कौन से उनके उनके आप कह सकते हो कौन सी फ्लीट है. उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास क्या है, और इंडियन आर्मी में स्पेसिफिकली टैंक वगैरह को देखेंगे. उतना ही देखेंगे अपन इस सेक्शन में, बहुत ज़्यादा है नहीं यहाँ पे. सो पहली चीज, हम पहली जो डिस्कशन करेंगे दैट वी विल डू अराउंड द नेवल फ्लीट, कि इंडियन नेवी के पास कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एक तरीके से आपको कैरियर्स के रूप में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. सो मेजरली अगर आप देखोगे तो जो डिस्कशन होती है दैट इज अराउंड कि आपके एयरक्राफ्ट कैरियर ये मुख्य भूमिका में आपको दिखते हैं. कहीं पे भी कोई भी स्पेशल ऑपरेशन होते हैं तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर की आपकी बड़ी भूमिका रहेगी. बट उसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शिप्स होते हैं वो आपको इस साइड से दिखेंगे. तो इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा यू विल फाइंड डिस्ट्रॉयर, आपको फ्रिगेट्स के नाम दिखेंगे, कॉर्वेट दिखेंगे. ये इनके साइज जो है, इनको सिंपली याद रखना ऐसे कि जैसे जैसे नीचे आओगे इनका साइज जो है वो कम होते जाता है, ठीक है? तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इनका साइज आपको सबसे बड़ा देखने मिलता है, ठीक है? क्योंकि इन पे आपको हेलीकॉप्टर एंड जहाज, जो एरोप्लेन है उनको भी लैंड कराना होता है, ठीक है? उसको लेके के वो कैरी करते हैं 20-25 फ्लाइट्स को आते हैं उसमें, ठीक है? तो उसको लेके वो कैरी करते रहते हैं. तो यू नो कि उनका साइज काफी बड़ा होगा. बट एयरक्राफ्ट कैरियर की एक कमी ये है कि ये काफी तेजी से मैन्यूवर नहीं कर सकते, ठीक है? ये क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो बड़े ट्रक हैं, तो बड़े ट्रक आराम से घूम नहीं सकते. तो इनके मारे जाने के, इनके गिराए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर इनको पता भी चल गया कि हमारी तरफ कोई मिसाइल चल पड़ा है तो दे विल नॉट बी एबल कि वो अपने आप को मैन्यूवर कर ले. तो इसलिए ये कभी भी अकेले नहीं चलते. एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी आपको अकेला नहीं चलेगा. जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर चलेगा वो पूरा का पूरा उसके साथ फ्लीट चलेगा. उसके साथ में आपको बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स चलेंगे जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे होंगे, ठीक है? तो एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किया भी नहीं जाता है, ठीक है? पेट्रोलिंग वगैरह के लिए वो रखे रहते हैं, बट बहुत ज्यादा इनका यूज नहीं होता है नॉर्मली. कि अच्छा, अब जैसे कि मान लो इधर बीच में आपने घटनाएं देखी होंगी, जो रेड सी वाले रीजन में घटना हो रही थी कि बार बार इंडियन शिप्स पकड़ रहे थे और ये कर रहे थे. ये यमन वाला जो हौदी रिबेल्स वाला इशू चल रहा था, सोमालियन पायरेट्स वाला इशू चल रहा था. तो वहां पे आप नहीं देखोगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर को आपने भेज दिया. नॉर्मली वहां पे आप डिस्ट्रॉयर्स को भेज रहे थे, फ्रिगेट्स को भेज रहे थे.
तो छोटे मोटे सर्कमस्टांसेस में आप क्या करते हो, डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स को भेजते हो। जब कोई बहुत बड़ा युद्ध की स्थिति या उस तरीके की ब्लॉकेड वगैरह करने की स्थिति आती है, उस कंडीशन में आपको एयरक्राफ्ट कैरियर मेन रोल में आता है। रहता है ये हमेशा ओशियन में है, बट मेन रोल में ये तब आएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉर्वेट हो गए, कॉर्वेट उनसे भी छोटे, एंड उनसे भी छोटे साइज में आपको पेट्रोल वेसल्स, ये नॉर्मली आपको जो कोस्टल एरियाज है वहां पे पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो टॉर्पीडो रिकवरी वेसल्स, ये और एक टाइप ऑफ वेसल्स होते हैं। इनका बेसिक पर्पस यही होता है कि कहीं पे माइंस वगैरह जो बिछाए जाते हैं, जो आपको सबमरीन माइंस वगैरह बिछाई जाती हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करोगे, उसको कैसे ट्रैक एंड उसको खत्म करोगे आप, तो ये करने का जो काम है दैट इज डन बाय दिस टॉर्पीडो रिकवरी वेसल्स। तो ओवरऑल अगर आप सीक्वेंस बस ये याद रखना कि कौन बड़ा होता है, कौन साइज में छोटा होता है, ठीक है। सो दिस इज द सीक्वेंस, ये इसको अलग कर लेना, जिसका कोई साइज फिक्स नहीं है, बट नॉर्मली ये जो है ये सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 ये आपका सीक्वेंस आपको बना रहेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट एंड पेट्रोल वेसल, ये आपको साइज रहेगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा टाइप्स आपको बस यहाँ पे देख लेने कि आपको एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो कौन कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिमिटेड नंबर में है, 3 4 5 ही 4 ही रहे हैं, तो इनको देखना आसान है, इसको इजीली हम देख भी लेंगे। बट इसके अलावा इनकी जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत ब्रीफ में देखते हुए निकल लेंगे, और जो एक दो आजकल नाम चर्चा में है उनको देखते हुए यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। तो इस पर बहुत नहीं जाने का है, बट हाँ जिस टाइप ऑफ आपको वॉरशिप्स होते हैं, इस टाइप ऑफ शिप्स होती हैं, वो अपन देख के निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ है, आप लिख सकते हैं। डन, चलिए। अगर नेवल फ्लीट की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर की जब हम चर्चा करेंगे, सो इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की एक एक करके चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो नाम है दैट इज आईएनएस विराट, और इंडिया के लिए इसने सर्व करा फ्रॉम 1987 टू 2017, यानी 2017 में इसको क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। तो ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये हमने किससे लिया था, ये हमने लिया था ब्रिटेन से। एक्चुअली ब्रिटेन ने इसको आधा बना के छोड़ा हुआ था, ठीक है, आधा नहीं, ये पूरा था, एचएमएस हर्मिस के नाम से था। और इसके बाद जो है उसको हमने उससे लीज पे लेके अपना कुछ दिन काम चलाया, और उसके बाद फिर इसको फाइनली 2017 में रिटायर कर दिया गया, एंड देन इट वाज स्क्रैप, इट वाज स्क्रैप, लिख लेना, स्क्रैप एट द शिप ब्रेकिंग यार्ड अलांग। तो अलांग में इसको तोड़ा गया। अलांग कहाँ पे है, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यूनिट है अलांग, उसको भी आप याद रखेंगे। तो आईएनएस विराट, अच्छा है, तो आईएनएस विराट को पूछ ले कि किस वॉर में इसका रोल रहा, तो कारगिल के टाइम में। बाकी किसी मेजर, कारगिल के टाइम में वैसे भी नेवल बैटल्स बहुत फाइट करी नहीं गई थी, तो इसका मेजर किसी वॉर में इंडिया के रोल नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि विक्रांत का आपको रोल मिलेगा, बट विराट का आपको कोई मेजर वॉर के दौरान उसका रोल आपको सामने नहीं आएगा। एक टाइम के बाद मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाता है, वो काफी पुरानी चीजें हो जाती हैं, लीकेज और ये सब चीजें, तो उसके आप कर लेते। अब गाड़ी की भी एक उम्र है ना, 15-20 साल के बाद क्या करोगे उसको, ये बातें हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा आईएनएस विराट। इसके बाद आज हिंदी वाला ठीक है ना, उसके बाद जो मेजर इंडिया का रहा दैट इज द आईएनएस विक्रमादित्य,
और ये जो है दिस वाज बेस्ड ऑन द कीव क्लास ऑफ रशिया, यानी इसकी जो डिजाइन, क्लास का मतलब वो समझ में आ रहा है ना, क्लास लिखा हुआ है, तो ये जो अब मान लो कि कीव क्लास की जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगी वो रशिया के पास होगी, और उसी बेसिस पे हमने क्या करा, बनाया हुआ है। ये फिर से किसी किसी में गायब हो जा रहा है, चलो ठीक है। ये जो था इंडिया ने इसको क्या करा, इंडिया ने इसको रशिया से ही खरीदा था 2004 में, और काफी दिनों तक ये भारत का जो है मुख्य हिस्सा रहा, ज्यादा दिन तो क्या ही मतलब 9 साल 10 साल रहा। और उसके बाद अभी जो है आपको कमीशन किया गया इसको 2013 में, कुछ रेट्रोफिटिंग वगैरह करके उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके ये करा गया। तो ये इंडिया का एक चीज याद रखना विक्रमादित्य को कि दिस इज द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी हमने खुद का अपना भी बनाया है LSC-1 IAC-1 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, हमने IAC-1 बनाया विक्रांत को, लेकिन अभी भी जो लार्जेस्ट है साइज में दैट इज दिस विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये इंडिया के पास करंटली 2 आपको एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से 1 इज द दिस विक्रमादित्य जो कि हमने रशिया से ले रखा है। तो ये आपको फैक्चुअल डेटा कि अभी इंडिया का जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, तो दैट इज दिस विक्रमादित्य एंड वी हैव टेकन दिस फ्रॉम रशिया। इसको कमीशन कराया हमने 2013 में, 2004 में खरीदा था, उसको 8-9 साल उसको मेंटेनेंस वगैरह करने में लगाया, और उसके बाद 2013 में इसको क्या करा हमने, कमीशन कराया। ठीक है, तो इतनी डेटा यहां से आप इतना ही फैक्चुअल लेके चलेंगे। अगर थोड़ा सा साइज वगैरह को देखना चाहेंगे आप तो अच्छा, इसके अलावा देख लेते हैं। उसके अलावा INS विक्रांत इंडिया के अगर बैटल हिस्ट्री में, नेवल बैटल हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा किसी का नाम आता है दैट इज दिस INS विक्रांत। ठीक है, ये आपके इंडिया के मेजर बैटल्स में इसका रोल रहा, स्पेसिफिकली 1971 वाले बैटल के लिए इसको याद किया जाता है। तो जो बांग्लादेश वाला वॉर था उसमें इसका काफी अहम रोल रहा, जो ब्लॉकेड करने का काम किया था वो इस INS विक्रांत ने करा था। ठीक है, तो ये अपने को ये इसका मेजर रोल आपको रहा 1971 वॉर का। अच्छा, इसके अलावा ये इस आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की कहानी ये थी कि इसको इंडिया में डोमेस्टिकली बनाया गया था, इंडिजिनसली नहीं लिखा हुआ है, डोमेस्टिकली लिखा हुआ है। कारण क्या था कि इसको ये बनना था यूके का, यूके इसको बना रहा था एज HMS हर्क्यूलिस, वो अपना बनाने के चक्कर में था, बट उसने इसको बनाया नहीं, कंप्लीट नहीं किया। इंडिया ने कहा कि भाई अपने को काम करो, हमें दे दो। ठीक है, उसने उसको बनाना बंद कर दिया था, तो इंडिया ने उससे आधा बना हुआ जहाज लेके आए, उसको फिर यहाँ पे कंप्लीट किया, एंड देन दे कमीशन दिस एयरक्राफ्ट कैरियर इनटू सर्विस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इनिशियली इट वाज इंटेंडेड टू बी HMS हर्क्यूलिस, इसको बनना था, बट ये बन क्या गया, ये INS विक्रांत बन गया। तो ये हमने किससे लिया था, ये अगेन वी टुक दिस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और ये इंडिया का पहला डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। हम सब कुछ वहां से लेके आए थे, बस हमने यहाँ पे उसको लाकर फिटिंग वगैरह कर दी, एंड देन हमने कहा कि भाई चलो। और इसका रोल आप याद रखेंगे 1971 वॉर के लिए इसका मेजर रोल रहा। जो PNS गाजी चली थी उसका पर्पस यही था कि हमें विक्रांत को क्या करना है, डुबा देना है। ठीक है, तो ये कहानी आपको हम कर ही चुके हैं कि उसको फिर आपको INS राजपूत ने डुबाया था PNS गाजी को, तो ये इसका मेजर रोल रहा आपको 1971 वॉर में। तो विक्रांत आपको इसी के लिए याद भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस पे MiG-29 जो आपको एयरक्राफ्ट से हेलीकॉप्टर से वो सारे के सारे कैपेबल है। तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट कैरियर उतने डिटेल में अपन जाएंगे भी नहीं, बट ठीक है, इतनी कहानी इसके लिए आप याद रखेंगे विक्रांत के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से देख लिया आपने, विराट, विक्रमादित्य, विक्रांत। अभी करंट वर्किंग में कौन सा है, विक्रमादित्य। ठीक है, इसके बाद अब जो है ये फिर से विक्रांत, बट ये दूसरा विक्रांत है। दिस इज नॉट द विक्रांत जो हमने अभी 1971 वाले वॉर में देखा है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंट विक्रांत, और इसका जो नाम है, इसको कभी कभी आपको टेक्निकल तौर पे ये IAC-1 लिखा भी मिलेगा। इसका मतलब है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, और ये कंप्लीटली क्या है, इंडिजिनस, इसको पूरी तरीके से भारत में ही बनाया गया है। अब हाँ, इसमें बहुत सारे मशीनें और ये बाहर से आई हैं, बट बनने का जो काम है वो इंडिया ने किया गया है।
तो IAC-1, और इसको भी विक्रांत के नाम पे ही रखा गया, क्योंकि विक्रांत को आपने रिटायर कर दिया, उसकी अपनी ग्लोरी थी, तो आपने उसके नाम पे कर दिया। इसके कुछ फीचर्स आप ध्यान रख लेना, क्योंकि लेटेस्ट वाला यही है, तो इसके कुछ फीचर्स अपन देखेंगे। ठीक है, ये कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, इससे ज्यादा फैक्ट्स आप क्या ही करोगे। तो सबसे पहली चीज कि इसकी आप थोड़ी सी एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो आप दो तीन चीजें याद रखोगे। पहली चीज कि इसकी जो आपको लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ आप देखोगे तो अराउंड 262 मीटर्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। ठीक है, 262 मीटर्स के अराउंड इसकी लेंथ है। विड्थ आपको दिख रही है 62 मीटर्स के आसपास इसकी चौड़ाई। ये अपने को ध्यान रखनी है दो चीजें, क्यों? क्योंकि इससे कंपैरेटिवली हमें पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। इसके अलावा इसमें एक मेजर आइडिया रखना कि अराउंड 1500, 1700, 2000 के आसपास क्रू रखेंगे। ये आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा कि अच्छा कितने क्रू रह सकते हैं, बट एक आइडिया होने के लिए आपको ये चीजें बस रखनी है। स्पीड आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट टॉप स्पीड 28 नॉटिकल माइल्स के आसपास इसकी स्पीड रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको रह सकती हैं, तो अगेन आपको वेराइटी ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स इट कैन एकोमोडेट। इससे ज्यादा अपने आपको देखना नहीं है कि अच्छा क्या क्या स्पेसिफिकली क्या क्या है। तो मिग 29 हो गया, तेजस हो गई, ये सारे के सारे यहाँ पे कॉम्पैटिबल हैं, उसके साथ ये रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेलीकॉप्टर वगैरह तो आम बातें हैं। तो ये चीजें अपने को रखनी है, सिंपल सी। ये आपका INS विक्रांत का पूरा का पूरा ये कहानी आपको रहेगी। ठीक है, तो बाकी इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने का नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाते क्यों हैं? ये तो चलो फैक्चुअल डेटा हो गया, ये हमारे पास कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या रोल है? हाँ जी, आज के डेट में वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या रोल है? मेजरली आज के वर्ल्ड पावर में ये माना जाता है कि जिसके पास जितने ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो अपने अपने मिलिट्री पावर को उतने आसानी से कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में प्रोजेक्ट कर सकता है। आज के डेट में यूएसए इतना पावरफुल क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत हायर नंबर में है। ठीक है, वो दो पैसिफिक में भेज देता है, दो मेडिटेरियन में भेज देता है, एक दो अटलांटिक में घूमते रहते हैं उसके। और एयरक्राफ्ट कैरियर होने का मतलब है कि अपने आप में एक बेस के तौर पे काम करते हैं, ये मिलिट्री बेस के तौर पे काम करते हैं, राइट? तो इट्स लाइक कि हैविंग योर ओन बेस, आप जहां पे चाहो वहां पे आपके एक बेस जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी यूएसए के इतने सारे बेसेज हैं, मिलिट्री बेसेज उसके वर्ल्ड ओवर फैले हुए हैं। ठीक है, ये भी बड़ी मजेदार कहानी है। यूएसए की मिलिट्री बेसेज आज के डेट में पूरी दुनिया में कैसे बने, ये सोचने वाली बात है, राइट? क्योंकि यूएसए की अगर हिस्ट्री देखो तो यूएसए तो 200 साल पहले का कंट्री है। नहीं, उसके पहले तो यूएसए एज ए कंट्री आपको एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मतलब जो मॉडर्न हम बात करते हैं। ठीक है, वहां पे रेड इंडियंस थे, वो अलग कहानी है। वह ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी थी। ये हम सबको पता है, ब्रिटेन भारत से भी पैसा लेके जा रहा था कि पैसा दे दो, लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो वॉर चल ही रहा था, तो उस समय एक ही कंट्री का ग्रोथ हुआ था, और उस कंट्री का नाम था यूएसए। और यूएसए ने फिर उनसे कहा कि ब्रिटेन ने कहा यूएसए से कि अपने को कुछ फ्रिगेट्स दे दो, नवल फ्रिगेट्स एंड वॉरशिप्स चाहिए अपने को। ठीक है, तो ब्रिटेन ने कहा पैसा लाओ, सॉरी यूएसए ने कहा पैसा लाओगे तो देंगे, हम तो देने के लिए तैयार हैं। बोला पैसा वैसा नहीं है। बोला तो फ्री में थोड़ी देंगे तुमको। बोला बोलो क्या चाहिए। बोला कि एक काम करो, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन तो औपनिवेशिक ताकत रहा था, इंपेरियल पावर रहा था, पूरी दुनिया में उसका डंका पीटता हुआ था, और हर मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं ना कहीं उसके आसपास में मिलिट्री बेसेज हुआ करते थे। अमेरिका ने चुन चुन के अपने सारे स्ट्रेटेजिक बोला कि 50 मान लो फ्रिगेट्स देंगे तो 50 नेवल बेस हमको ट्रांसफर कर दो। और वही कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 से, कि वहां से ही दुनिया का जियो पॉलिटिक्स की जो स्टोरी है वो बदलनी शुरू होगी। तो जो मिलिट्री बेसेज, जो एयर बेसेज, जो नेवल बेसेज ये कभी ब्रिटेन के हुआ करते थे,
वो एक झटके में किसके पास चले गए, वो यूएसए के पास चलेगा। और आज पूरी दुनिया में यूएसए का आप देखोगे तो मिलिट्री बेस उसके ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने में, वो किसी भी कंट्री पे विद इन 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स के अंदर में वो चाहे तो वो हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ये उसकी कहीं ना कहीं पावर हो जाती है। और मॉडर्न डे वॉरफेयर में आज के डेट में आपको ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनकी स्पेसिफिक विशेषताएं जो हैं वो आपको देखने मिलेंगी, और इसीलिए हम भी जो है वो इस पे जोर लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है विक्रमादित्य थोड़ा सा कॉम्पेरेटिव आप देख लोगे तो मैंने बताया ये आपको सबसे लंबा है, कारण है कि विक्रांत की लेंथ कितनी थी, 262 के पास थी, दिस इज 284, इसीलिए बोलते हैं कि ये जो है सबसे बड़ा है। क्रू कैपेसिटी ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी, ठीक है, 100 वो अराउंड 1700 था, ये भी अराउंड 1700 है, ठीक है। हाइट की बात करोगे तो दैट वाज 57 मीटर, 50 ये 60 मीटर के आसपास में है। तो विक्रमादित्य कंपैरेटिवली आपको चाहे लेंथ में विड्थ में इस मामले में जो है ये आपको ज्यादा दिखेगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको विक्रमादित्य की एंड विक्रांत की आपको दिखेगी, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में आप इसको लेके चलेंगे कि विक्रमादित्य जो है दिस इज द लार्जेस्ट वन। और अभी करेंटली जो है इंडिया के पास 2 कैरियर, वन इज द विक्रांत और दूसरा इज द विक्रमादित्य। तो ये जो है हम लेके चल रहे हैं। और हमारी जो है एक तरीके से आपको रेस चल रही है कि भाई चाइना भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, अपने को भी बनाने का है तेजी से। तो हमारा जो है तीसरा हम एयरक्राफ्ट कैरियर यानी दूसरा इंडिजिनियसली बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करोगे तो नॉर्मली हम दुनिया में वैसे हैं कि भाई हमारे पास कैरियर्स है, तो इंडिया एंड इटली हैव 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईच। दिस इज जस्ट फॉर डेटा कि अच्छा हम कहाँ स्टैंड करते हैं इन द नेवल पावर, ठीक है। इसके अलावा यूके, फ्रांस, रसिया, स्पेन, ब्राजील इन सबके पास जो है एक है आपको, और चाइना ने 3 कर लिए हैं अभी रिसेंटली, ठीक है। और यूएसए जो है तो यूएस की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो दिस इज वे बियॉन्ड, इन सबको ऐड भी कर दोगे राष्ट्र वाले तो उनसे ज्यादा वो जो है वो लेके बैठा हुआ है, ठीक है। और वो भी आपकी इसकी कैपेबिलिटी जो है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं ज्यादा पावरफुल उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से। रशिया का कारण है ना, रशिया एयरक्राफ्ट कैरियर लेके क्या करेगा, समुद्र से उसका लेना देना नहीं है, ठीक है। वो समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारेगा कैसे? रशिया का सबसे बड़ा जो है जियोपॉलिटिकल चैलेंज उसका यही तो है कि उसको समंदर का 12 महीने का एक्सेस नहीं है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक दो रख भी लेगा तो उसी तरीके से उसको मेंटेन करेगा। ये रशिया की सबसे बड़ी परेशानी है। यूक्रेन वॉर यही इसी वजह से छोड़ना नहीं चाहता। रशिया ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेजा था ब्लॉकेड करने के लिए, हेल्प करा था, ऑब्वियसली करा था। तो वो उतना ज्यादा मेंटेन, वो मतलब इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है मिलिट्री आपको नेवल पावर पे। नेवल पावर ऑब्वियसली उसके पास है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, बट रशिया मेजरली डिपेंड करता है अपने क्रूज मिसाइल, अपने बैलिस्टिक मिसाइल। तो फिर भी उसके पास डायरेक्ट रास्ता नहीं था ना, डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास के लिए। उसी वही ब्लैक सी से उतर के वो घूमते हुए आना पड़ेगा उसको, वही रास्ता है उसके पास, और कोई रास्ता नहीं है। और रशिया मिलिट्री के तो ये पता चल गई ना अभी यूक्रेन वाले वॉर में। तो रशिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत सारे हैं, रशिया के पास क्रूज मिसाइल्स बहुत सारे हैं, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे हैं, बट ऑन द ग्राउंड वेपनरी अब कितनी ताकतवर रही है ये अब सवाल उठने लगे हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर दिस वॉर, ठीक है। नेवल पावर में आसपास नहीं खड़ा हो पाता है रशिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल केसेस में जो यूएस के एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो नॉर्मली इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर से नॉर्मली आप मान के चलो कि 2 गुने साइज के हैं सारे के सारे, निमित्त क्लास जो उसके हैं। इसके अलावा अगला हम बनाने वाले हैं, ठीक है, विशाल। अब ये विशाल रखेंगे, इसका नाम की क्या रखेंगे, बट नॉर्मली विशाल ही कहा जा रहा है, जिसका नाम विशाल ही रखा जाएगा। तो ये आपको बनेगा एंड इट विल हैव अ न्यूक्लियर प्रोपल्शन। न्यूक्लियर प्रोपल्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि वो उसको चलाने के लिए जो फ्यूल यूज होगी दैट विल बी न्यूक्लियर। ये नहीं है कि वो न्यूक्लियर पावर मतलब वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करेगा, नो, दैट्स नॉट द केस, इट विल हैव द न्यूक्लियर फ्यूल। तो दैट्स द बेसिक आइडिया। ये आपको एलएससी आईएससी 2 ये आपको बनेगा, फ्यूचर में बन ही रहा है, लेट्स सी कब तक कमीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये इतने नाम आपको याद रखने हैं, ज्यादा है नहीं, गिन के हैं 2-3। फैक्चुअल कभी आ जाए क्वेश्चन तो आसानी से आप लगा सकते हो। हम्म, तो नहीं पता है मुझे।
अरे नहीं पता है मुझे, सही में नहीं पता है। अगर जरूरी थोड़ी है कि आप हर चीज हर न्यूज को कैप्चर कर ही लेते हो। क्या ये जो पकड़ा गया उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ। अरे वो चलते रहता है, वो डिपार्टमेंटल चीजों को उतना ध्यान मत दिया करो। ठीक है, कि किसकी क्लास लगाई, पीएम ने क्या लगाई, वो सब चलते रहेगा और पागल हो जाओगे फिर। अरे रहने दो बाबा, मत पड़ो इन सब चक्करों में। ठीक है, वो हर डिपार्टमेंट की पता चलेगा, हर महीने 2 महीने 3 महीने कोई मीटिंग होती है कि ये करना है वो करना है, कोई कमीशन आ गया। बहुत ज्यादा होगा, कोई कमीशन होगा, उसका नाम देख लेना कौन सा कमीशन है। उससे ज्यादा आपके काम का नहीं होगा वहां से कुछ। ठीक है, तो एग्जाम पर्पज से स्पेसिफिक फोकस लेकर रखो। चलो इसके बाद डिस्ट्रॉयर्स, तो साइज में क्या होंगे ये? छोटे होंगे नॉर्मली एयरक्राफ्ट कैरियर से। इंडिया में बेसिकली जो फेमस डिस्ट्रॉयर्स, तो राजपूत क्लास, ये आपको बार बार नाम काफी ज्यादा सुनने में मिलेगा। एनएस गाजी वाले केस में भी मैंने बताया था, एनएस राजपूत का रोल था। इसके अब नाम अगेन फिर राजपूत, राणा, रणवीर, रणविजय, नाम याद करने की उतनी कोई जरूरत नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली क्लास, ये जो है दीज आर द इंडिजिनस, ये दिल्ली क्लास इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, नाम से क्या मतलब है? ये क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च करेंगे, दैट्स द बेसिक आइडिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अभी रिसेंटली दिल्ली क्लास तो नहीं, बट इसके आगे जो हम क्लास की सबमरीन्स की बात करेंगे वो थोड़ा बहुत चर्चा में रहे हैं। बार बार जो ये सोमालियन पायलट्स का इशू आ रहा था, तो वहां पे आईएनएस कोची को भेजा जा रहा था, आईएनएस मद्रास को, आईएनएस कोलकाता को भेजा जा रहा था। ठीक है, तो वो लेकर के नाम में है। तो इसीलिए डिस्ट्रॉयर्स को थोड़ा सा डिटेल में हमने देख लिया। राजपूत क्लास, दिल्ली क्लास, बस नाम लिख लो कि अच्छा ये क्लास के डिस्ट्रॉयर्स आपके पास हैं। एग्जैक्टली नाम ना भी याद रखो तो चलेगा। तो दिल्ली में दिल्ली, मुंबई, मैसूर, ये 3 टाइप ऑफ आपको डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो बहुत छोटा सा है ये, बहुत ज्यादा यहाँ पे जाने का नहीं है अपने को। ठीक है, इसके अलावा अब ये गलत बात है, मैंने फोटो जो लगा रखी है यूएस नेवी की लगा रखी है। ठीक है, वो इंडियन का है नहीं, बट डिस्ट्रॉयर्स कुछ ऐसे ही दिखते होंगे बस। इसके अलावा अभी जो चर्चा में बार बार रह रही थी, वो रह रही थी ये कोलकाता क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, क्योंकि आप न्यूज देखोगे तो आपको बार बार आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई, यही नाम आपको सुनने मिलेंगे। और ड्यूरिंग दिस, ये जो पूरा का पूरा बीच में 2-3 महीने का कांड चला है आपको रेड सी वाले रीजन में, तो वो आपको इन्हीं का नाम आपको सुनने मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, अगेन दीज आर द इंडिजिनसली मेड स्टिल्ट गाइडेड मिसाइल है, मेड अंडर प्रोजेक्ट 15A। तो प्रोजेक्ट 15A का नाम आपको एग्जाम पर्पज से रिसेंट में अगर कुछ चर्चा है यहाँ पे, दैट इज दैट दिस वन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट 15A इसका क्या है? इसका मतलब यह है नेवी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाती है, जैसे प्रोजेक्ट 39, प्रोजेक्ट 39B, प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15A, वैसे करके उसमें ये बेसिक आइडिया होता है। जैसे प्रोजेक्ट 15 है, उसमें होगा कि भाई अपने को 4 डिस्ट्रॉयर्स बनाने हैं। प्रोजेक्ट 15A में होगा कि अपने को 4 इस क्लास के डिस्ट्रॉयर्स बनाने हैं। तो ऐसे करके वो नेमिंग करते हैं। तो ये जिस नेमिंग के अंदर में कोलकाता क्लास ऑफ सबमरीन बने हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर में, इट्स नेम वाज प्रोजेक्ट 15A। बाकी यहां से और कुछ नहीं करने का है। ठीक है, तो ये बनते रहते हैं। पहले 15 आया, 15 में 3-4 बनाए, फिर 15A आया, इसमें 3 बनाए, फिर 15B करके लेके आए, प्रोजेक्ट 15B लेके आए। यहाँ पे जो है 3-4 आपको बनाए, विशाखापट्टनम, इम्फाल, मोरमा गांव, पोरबंदर, ये करके। ठीक है, चर्चा में आपको कोलकाता क्लास ऑफ सबमरीन रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग। इससे ज्यादा यहाँ पे और कोई न्यूज नहीं है इनको लेकर के करंट में, और इससे ज्यादा अपने को जानना भी नहीं है। अच्छा, ये फिर से आधे चेंज हो जा रहे हैं, आधे सही चल रहे हैं भाई, ये मुझे अलग समस्या दे गया है। हाँ जी, नहीं हिंदी वाले सारे चेंज हो जाते तो फिर भी समझ में आता कुछ गलत हो रहा है, फॉन्ट का इश्यू हो रहा है। हम यूज तो मैं गूगल ट्रांसलेटर ही करता हूँ, बट द इशू इज कि आधे कैसे, मतलब पूरा तो किसी एक साइड पे पूरे ही नहीं आ रहे हैं, किसी एक साइड पे पूरे आ जा रहे हैं। हाँ जी, फोकस तो इंग्लिश में नहीं, तो मेरा एफर्ट तो लग रहा है ना इसमें। मेरे बने बनाए पीपीटीज को मुझे फिर से चेंज करना पड़ रहा है, मेरा एफर्ट लग रहा है और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो लॉस है ना। हाँ जी,
मैं चेक कर लूँ, मेरे सिस्टम में सही चलता है, जहां डालता हूं तो गड़बड़ हो जाती है। मैं ऑब्वियसली ना, मेरे सिस्टम में जब बना रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं चेक करके ही आ रहा हूँ, यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं, और वो सही है कि ये उल्टा हो जा रहा है। देखो, ये चेन्नई है, ये कोची है, ये देखो कोलकाता है। ठीक है। हाँ जी, वो स्टेल्थ को स्टेल्थ ही लिखेगा, जो भी नहीं हो सबको ट्रांसफर कर दो। उल्टा हो जा रहा है कहीं कहीं। स्टेल्थ ये वैसे गाइडेड मिसाइल जिनको कि नॉर्मली रडार के अंदर में ट्रैक करना मुश्किल हो। तो गाइडेड मिसाइल मतलब क्या, वो अपने टारगेट पे जा सकता है, उसको गाइड किया जा सकता है। और स्टेल्थ भी है, स्टेल्थ मतलब इट विल बी लाइक अ क्रूज मिसाइल। ठीक है, नॉर्मली स्टेल्थ मिसाइल जो होते हैं क्रूज मिसाइल होते हैं, नीचे हाइट पे फ्लाई करेंगे, उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। चलो, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा अगेन फ्रिगेट्स को भी देख लो, बस नाम लिख लो कि अच्छा इंडिया के पास ये कौन कौन सी फ्रिगेट्स, कौन सी क्लास की फ्रिगेट्स हैं आपके पास। तो अगेन फ्रिगेट्स में ये क्या होंगे, आपको वॉरशिप से थोड़े से छोटे साइज के होंगे। ठीक है, डिस्ट्रॉयर से जो है वो थोड़े से छोटे साइज के होंगे। और यहाँ पे मेजरली आपको गोदावरी एंड शिवालिक क्लास, अगेन गोदावरी क्लास फिर से प्रोजेक्ट 16 के अंदर में बना। तो एक चीज यहां से अगर क्वेश्चन किसी को बहुत ज्यादा दिमाग सूझेगा, परेशान करने के बीच बेसिस पे आएगा, अगर वो सोच के आएगा कि मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं कोई ना सॉल्व करे, तो एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और वो क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट 15 ए, मान लो प्रोजेक्ट 16, प्रोजेक्ट 17 ऐसे करके दे दिया। और यहाँ पे दे दिया कि मान लो कोलकाता क्लास, ठीक है, यहाँ पे गोदावरी क्लास, ऐसे करके वो दे देगा एंड मैच द फॉलोइंग कर देगा। बट इस तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो मान लो तो उसको सॉल्व करने 100 में कोई एक या दो मुश्किल से होगा जो उसको सॉल्व करेगा। तो उतना अपने को यहाँ से जाना नहीं है। बट हाँ ठीक है, नाम लिख लो कि हाँ प्रोजेक्ट 16 के अंदर में गोदावरी क्लास की सबमरीन बनी थी, दैट्स इट। अगेन फिर से शिवालिक क्लास आपको खास है क्योंकि दिस इज अ स्टेल्थ वॉरशिप। ये वॉरशिप यानी कि फ्रिगेट जो है ये स्टेल्थ है, यानी इसको रडार पे थोड़ा कैच करना मुश्किल है। तो इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इंडिया में इंडिजिनस रूप से डेवलप करने का काम जो है ये इनके यहाँ करा गया, एंड दैट्स द शिवालिक क्लास ऑफ फ्रिगेट। तो शिवालिक क्लास को याद रखना, बाकी कुछ और खास नहीं है। हाँ जी, स्टेल्थ वॉरशिप का मतलब है जनरली, मतलब ये इनका देखो होता क्या है स्टेल्थ, जैसे क्या होता है कि आपको एरोप्लेन वगैरह भी जो आज के डेट में बात आ रही है कि 5th जनरेशन के जो फाइटर क्राफ्ट बन रहे हैं वो स्टेल्थ फीचर्स के साथ आते हैं। स्टेल्थ फीचर्स का मतलब है कि उनको रडार पे पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा आपको खुली आंखों से दिखेगा, बट रडार पे जल्दी नहीं पकड़ में आएगा। क्या होगा, उनका जो हीट सिग्नेचर होता है, रडार कैसे काम करता है, वो इंफ्रारेड सिग्नेचर को रीड करता है। अब ये जो स्टेल्थ बनाए जाते हैं इनको क्या किया जाता है कि इनका हीट सिग्नेचर कम रखा है, तो ये कम से कम हीट को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो जितना वो कम हीट को एमिट करेगा, रडार को उसके पकड़े जाने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। यहाँ काम भी यही किया गया है, क्योंकि सिर्फ आप इतने बड़े समंदर में थोड़ी ना आप हमेशा देखते हुए ट्रैक कर रहे हो, आपके रडार हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो आपने कोई वैसा शिप बनाया जिसका कि आपको इंफ्रारेड सिग्नेचर जो है, यानी हीट सिग्नेचर जो है वो काफी कम है, तो ऑब्वियसली उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी क्या होती जाएगी। तो हर स्टेल्थ के मतलब यही है कि उसमें जो उसके जो सिग्नेचर, चाहे उसकी साउंड हो गई या चाहे उसकी हीट हो गई, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो काफी कम कर रहा है, तो उसको पकड़ना ऑन द रडार काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, हाँ, हीट कौन कितना रिलीज कर रहा है वही तो मेन टारगेट है ना। जो जिसकी स्टेल्थ कैपेसिटी ज्यादा होगी वो बेहतर है आपको, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आएगी जल्दी। ठीक है, बट अगेन ना, वो एक पैरामीटर हो सकता है, स्टेल्थ इज वन ऑफ द पैरामीटर। बाकी पैरामीटर्स आप अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप स्टेल्थ बनाने के चक्कर में उसकी स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, स्टेल्थ बनाने के चक्कर में उसकी वेपन कैपेसिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, वैसा कोई फिक्स नहीं है, वैसा कोई भी फिक्स डेटा आपके पास जितना है आप शो करो। अब किसी के कुर्सी मंत्री जी के कारवां में कितनी गाड़ियां जाएंगी, ये तो मंत्री जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि मंत्री जी कितना गाड़ी लेके आ सकते हैं एक साथ। हाँ, नॉर्मली एक
एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है तो उसके साथ मान के चलते कम से कम 2 से 3 डिस्ट्रॉयर उसके साथ होने चाहिए। अब 2 डिस्ट्रॉयर हो गए तो उसी रेशियो में बढ़ा लो, फ्रिगेट्स उससे ज्यादा होंगे, उसके ज्यादा ऐसे कॉर्वेट्स उससे ज्यादा होंगे, ऐसे करके वो रखते हैं। बट इसका कोई ऐसा नहीं, कोई फिक्स रेशियो, अपने अपने हिसाब से वो चेंज कर लो। ठीक है। इसके अलावा तो आपको साइज का अंतर दिख रहा होगा। दिस इज द एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो है नीचे में आपको कॉर्वेट फ्रिगेट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, बीच में जो है डिस्ट्रॉयर है, तो साइज का अंतर आपको साफ पता चल रहा होगा। नॉर्मल केसेज में जो ये डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स होते हैं, इन पे हेलीकॉप्टर वगैरह उतर सकते हैं, फाइटर प्लेन्स नहीं उतर सकते। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए कैपेबल होते हैं, फाइटर प्लेन्स को ये नहीं उतर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा फ्रिगेट्स में अगर आप देखोगे, अगेन तलवार क्लास, ये रशियन जो है हमारे पास, हमने तलवार क्लास फ्रिगेट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट 17A को रख लेना, ये इसलिए रख लेना क्योंकि ये करंट में ऑनगोइंग है। ठीक है, ये इसलिए प्रोजेक्ट 17A आपको इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपको 15, 15A, 15B, 16 को नहीं याद रखने होगा, कारण ये क्यों पुराने हैं, कितने याद रखोगे। बट ये 17A इसलिए याद रखना कि यहाँ पे 7 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाने की बात जो है अपन कर रहे हैं, और दे विल हैव द इनहैंस्ड स्टेल्थ फीचर्स, मतलब एडवांस फ्रिगेट्स हम बनाएंगे, स्टेल्थ फीचर्स अच्छा हो, और इंडिजिनस वेपन सिस्टम अच्छे हों, और सेंसर्स बेहतरीन हो इनके पास। तो ये प्रोजेक्ट 17 है। आपसे सिंपली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट 17A इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें 4 नाम दे देगा कि ये कोई सैटेलाइट बना रहे हैं, कोई फ्रिगेट बना रहे हैं, वॉरशिप बना रहे हैं। ठीक है, कोई मेडिसिन को लेकर रिसर्च चल रहा है, वैसे करके वो क्वेश्चन आपसे डाल सकता है। इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो 17A बस नाम याद रखना, और कुछ नहीं यहाँ से। डन। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है नहीं। ये थे। इसके बाद फिर से कॉर्वेट, और कॉर्वेट्स जो हैं, तो प्रोजेक्ट 20 के अंदर में आपको बात हो रही है कि वी विल मेक 4 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट। देखो यहाँ पे काफी मजेदार चीज ये हुई है कि रशिया जो है, सॉरी चाइना, चाइना अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है इन द फील्ड ऑफ सबमरीन। चाइना सबमरीन बहुत ज्यादा बना रहा है, और हम सबमरीन बनाने की पेस में काफी स्लो चल रहे हैं। इंडिया ने कहा कि कोई बात नहीं, हम सबमरीन की टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो बनाना मेंटेन करना थोड़ी मुश्किल है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, वी विल मेक मोर नंबर ऑफ कॉर्वेट्स, क्योंकि इन कॉर्वेट्स का यूज किया जा सकता है टू टारगेट द सबमरीन। ठीक है, तो इंडिया ने कहा कि हम सबमरीन चाइना ज्यादा बना रहे हैं, हम टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, कॉर्वेट बनाएंगे। और इसी के लिए प्रोजेक्ट 28 के अंदर में रिसेंटली आपको ये 4 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स बनाने की बात हुई है। और ये जो है, इसमें से आपको टाइम के साथ आप देखते रहना कौन सा आ जाता है, अभी के लिए नहीं है। ठीक है, तो इतनी कहानी, और कॉर्वेट क्यों बना रहा है, दैट्स द बेसिक आइडिया, कॉर्वेट के पीछे इतना फोकस क्यों है। ये कॉर्वेट्स थोड़े फास्टर होते हैं, इसलिए सबमरीन्स को आराम से ट्रैक कर लेते हैं, थोड़ा इनकी स्पीड। नहीं नहीं नहीं, ये टॉर्पीडो लॉन्च करेंगे, स्पीड इनकी काफी तेज होती है, और इनकी डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 28 दो याद रखना, बाकी कुछ नहीं।
ठीक है, चलो। तो हाँ, हाँ वो उस तरीके से वहां पे फैसिलिटी जितनी दी गई हैं कि बायोलॉजिकल वेपन्स का भी अटैक होता है तो उतनी फैसिलिटीज है कि दे कैन काउंटर दैट। हाँ, केमिकल का भी तो दैट्स द, हाँ वो जो उनके पास वो जो भी उनके रूम्स होंगे या सूट्स होंगे दैट विल बी इतना इनफ होगा कि दे कैन हैंडल दैट। तो वो बेसिक आइडिया होता है। सो ये मोटा मोटी कहानी थी। अभी देखो इसमें करने के लिए बहुत कुछ था, ठीक है, कि पेट्रोल वेसल कौन से हैं, फिर आपको तो वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, अननेसेसरी उतना डिटेल में फिर जाएंगे नहीं। ठीक है, तो मेजरली हमने जो मेजर मेजर क्लास ऑफ आपको वॉरशिप्स रहे हैं उनको हमने देख लिया, इससे ज्यादा बाहर चर्चा में कुछ है भी नहीं। ठीक है, चलो इसी तरीके से थोड़ा सा हम एयर फ्लीट को भी देख लेंगे कि एयर फ्लीट इंडिया का कौन कौन सा है। तो सबसे फेमस, और ये तो बराबर न्यूज में आते रहता है, सुखोई 30 MKI। अब देखो यहां से आपको किसी भी ये में क्या याद करना है, बहुत कुछ याद नहीं करना है। ये आप सिंपली याद रखना कि सुखोई पहली चीज की है किस कंट्री का। ठीक है, तो रशिया, ये सबको नॉर्मली सबको याद रहता है, ठीक है, सुखोई नाम से ही सबको ये है। दूसरा, इसमें अगर बहुत ज्यादा आपको याद रखने की चूल हो रही हो कि कुछ एक्स्ट्रा याद में रखना चाहता हूं, तो ये एक चीज याद रखना किसी भी विमान के लिए कि वो सिंगल इंजन है कि ट्विन इंजन। दैट्स इट। क्योंकि दोनों की अपनी अपनी खासियतें होती हैं, सिंगल इंजन थोड़ा लाइटर होते हैं, ट्विन इंजन थोड़ा हेवी तो होते हैं, बट वो उनकी इंड्योरेंस पावर जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो एलसीए तेजस जो है, जो आपका सिंगल इंजन है, ये आपका ट्विन इंजन के फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये आप याद रखना। और सुखोई की सबसे बड़ी जो खासियत है ना, वो इसकी लॉन्ग फ्लाइट आवर्स है। ठीक है, तो ये आपको जो है 1500 किलोमीटर तक आराम से हवा में उड़ सकती हैं विदाउट नीड ऑफ रिफ्यूलिंग, ये आराम से मजे से अपना चल सकती हैं। और आज के डेट में ये जो सुखोई 30 MKI वाला वर्जन है, और ये तो इंडिया में ही बनने चालू। तो आप कौन कौन से मिसाइल लग सकते हैं इसमें, दैट्स नॉट टू मच नेसेसरी, जरूरत नहीं है आपके लिए, बट ये ध्यान रखना। ठीक, बिल्ड बाय हाउ। अच्छा, इसका यूज हुआ था क्या कहीं पे रिसेंट में? लिख लो, यूज इन बालाकोट स्ट्राइक, अगर मन करे कि तो इसका था, हालांकि और भी थे बट बालाकोट में सुखोई थे। वो तो बाद में ही है, सुखोई 30 MKI वॉज यूज डायरेक्टली इन बालाकोट स्ट्राइक। ठीक है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ जी। फ्लाइंग कॉफिन, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, वो मिग है। वो बार बार क्या बोलते हैं, वो क्रैश कर जाते हैं। MiG-27 ज्यादा करते हैं, MiG-27 ये उनका ज्यादा इशू है। MiG-21 वाले भी करते हैं। ठीक है, बराबर न्यूज आते रहता है, ये फिर से ब्लास्ट कर गया, ये हो जाता है वो विजय। वो तो हेलीकॉप्टर में थे। ही वॉज इन MI-29 या 35। अच्छा, ये देखो बड़ी मजेदार किस्से हैं। दुनिया के बड़े बड़े लोग जो कुछ अलग हट के करना चाहते हैं, वो इसी तरीके से एयरक्राफ्ट क्रैश में मारे जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग, हिस्ट्री निकालोगे तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे। अब इसके पीछे जो कुछ और थ्योरी वाले लोग हैं वो कुछ और बताते हैं। खैर, ठीक है, तो सुखोई 30 MKI, इसको याद रखना। इसके बाद ये देखने में ही क्लासी लगता है, नहीं? नहीं, देखने मतलब होता है ना, किसी को कुछ चीज देखने में ये लगती है, स्वैग लगता है उसका। तो रफेल का जो है ये स्वैग आपको देखने मिलेगा। और डसॉल्ट रफेल, तो पहली चीज अगेन फ्रेंच मेड है, फ्रेंच मेड है, ट्विन इंजन है। दो चीजें आपको यहाँ से, फ्रेंच मेड तो आप सबको याद हो गया, इतनी ये चर्चा में चली है।
बट ये ट्विन इंजन है। थोड़ी बहुत इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है, थोड़ी बहुत, नॉट टू मच, थोड़ी बहुत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसके अंदर में भी है। और अगेन मिसाइल्स, बहुत वेराइटी ऑफ मिसाइल्स इसमें यूज किया जा सकते हैं। रिसेंटली में जो चर्चा में रहे हैं ये 3 मिसाइल रहे हैं, मेटियोर, स्काल्प एंड माइका मिसाइल्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बाकी यहाँ से और कुछ करने का नहीं है इसमें रिसेंटली, और कुछ एक्स्ट्रा चर्चा है भी नहीं इसको लेकर के। नहीं वो फोटो लिया भी है नई एंगल से, वो देखने में अच्छा लग रहा है, कैमरा मैन का कमाल है वो। ठीक है, डन। तो दसॉल्ट में इससे ज्यादा कुछ करने का नहीं है। और दसॉल्ट का रोल अभी अगर फ्यूचर में चाइना उना के पास कुछ होता है तो इसका रोल दिखेगा। चलो इसके बाद मिराज 2000, अगेन ये भी क्या है, डसॉल्ट मिराज या मिराज 2000 दोनों ही कहा जाता है। तो ये भी अगेन क्या है, ये फ्रेंच ओरिजिन का आपको दिखेगा। और इसका रोल भी आपको क्या था, बालाकोट में इसका भी यूज किया गया था। ठीक है, तो मिराज और सुखोई 30 MKI ये दो जो थे ये लिए गए थे। और मिराज की खासियत है, दिस इज नोन फॉर इट्स ऑल वेदर ऑपरेशन और हाई प्रेसिजन स्ट्राइक, इसीलिए बालाकोट में इसका यूज भी जनरली किया गया था। जनरेशन आते हैं उस पर, एयरक्राफ्ट के जनरेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसको देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो फैक्चुअल डेटा है, वहां पे थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं कि जब हम सुनते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, फिर से बोलो। तो करना क्या ये बताओ। ऑब्वियसली वो चेंज करते रहते हैं ना, वो होता क्या अपग्रेड। अब जैसे गाड़ी आई, ठीक है, तो गाड़ी में पहले आपका जो गाना वाला सिस्टम आता था वो कैसेट डाल के चलाते थे। ठीक है, उसके बाद वो सीडी कैसेट वाला आ गया, सीडी प्लेयर वाला आ गया, फिर बीच में यूएसबी वाला आया, और अभी क्या आ गया है, अभी डायरेक्टली वो एंड्रॉयड वाला स्क्रीन ही लगा दे रहे हैं। तो वो क्या, वो जनरेशनल चेंज हो रहा है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और उसके पहले भी चले जाओगे तो ट्रैक्टर में अलग से साउंड बॉक्स लगा के चलाते थे। ठीक है, तो वो अलग अलग जनरेशन है। तो इसी तरीके से फ्लाइट्स में भी चेंज होते हैं। तो मान लो पहले वो जो रडार वगैरह रखते थे या मिसाइल्स को ये करने के लिए कि क्या ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, तो वो सिंपल यूनिट्स होते थे। आज के डेट में एडवांस यूनिट्स उसमें लग गए। ठीक है, आपने कार में इतने बदलाव कर दिए, सोचो उसने फ्लाइट में कितने बदलाव किए। तो टाइम टू टाइम चेंज करते रहे, तो उसको अपग्रेड करते रहे। चलो मिराज, और मिराज के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज मिग 29। तो अगेन दिस इज द रशियन मेड, रशियन डिजाइन है ये। अच्छा, मिग 29 ये रशियन है, और इसके साथ ही ये किससे जुड़ा है अभी रिसेंट में, ये आपको अभिनंदन वाला जो है, सॉरी मिग 21 था, वो मिग 21 था, आई एम सॉरी, ये मिग 29 जो है, sorry, उसको भी लिख ही लेना, आई थिंक दैट हैज बीन मिस्ड। मिग 21 भी कर लेना, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, बहुत अंतर है नहीं उसमें। दोनों ही रशियन डिजाइन है, दोनों ही मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं, थोड़ी सी इनकी कहानी अलग है बस। और उसके बाद इसके अलावा तो फाइटर जेट्स में आप सिंपली कंट्री याद रखोगे, और बाकी कुछ स्पेसिफिक हो गया जुड़ा हुआ उससे, तो वो देख लेंगे। इसके अलावा कुछ है नहीं। इंडिया के लिए अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस एलसीए, दैट इज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अगेन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, दिस इज अ सिंगल सीटर है और सिंगल इंजन है। ठीक है, और क्योंकि ये इंडिया ने खुद बनाया है, आपको जॉइंटली डेवलप्ड बाई एडीए एंड हाल। और यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखना है कि इसका, क्योंकि इंडिया ने खुद से बनाया है, तो इसको लेकर के थोड़ी बहुत चर्चा आपको होती रहती है। ठीक है, वो तेजस एलसीए 1.5 बनाने की बात कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आपको तेजस जो है एयरक्राफ्ट को बनाएंगे।
तो वो चर्चा जो है आपको थोड़ी बहुत देखते रहने का है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ जी बोलो। हाल का हेडक्वार्टर चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है, वो भी देख लो। ये दोनों के हेडक्वार्टर चेक कर लो, मुझे हेडक्वार्टर नहीं याद है, ठीक है। हाँ जी, हाल का, हाँ बेंगलोर ही होना चाहिए। रिकॉनेसेंस, आप सर्विलेंस, जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, और ये आपको अगर याद, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको याद क्या रखना है, दैट इज द फ्लाइंग टाइगर्स। तो जो आईएफ की स्क्वाड्रन डाली गई है एलसीए तेजस की, तो उसका उस स्क्वाड्रन का नाम रखा गया है फ्लाइंग टाइगर्स। ठीक है, अरे मूवी देखा है अभी रिसेंट वाला, ऋतिक रोशन वाली जो मूवी आई थी, तो वो उनका ये यहाँ पे पट्टा लगाते हैं ना, वो कौन सा ये है, तो जो एलसीए के फाइटर होंगे उनका जो पट्टा लगेगा उस पर फ्लाइंग टाइगर्स लिखा होगा। ठीक है, उस स्क्वाड्रन का नाम है वो फ्लाइंग टाइगर्स। ठीक है, वो पट्टा निशानी होती है कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, तो उसी तरीके से एक पहचान होता है। तो जो आपको तेजस के फाइटर्स होंगे, उनका जो पूरा का पूरा स्क्वाड्रन है, उनके पास फ्लाइंग टाइगर्स का एक ये लगा है। हाँ जी, नए वाले में लगेगा, नए वाले में फिट करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना ही है इसमें, तो मेजरली हमने बाकी बहुत ब्रीफ में देख लिया इनको। तेजस तो आसानी से पहचान में आ भी जाता है, इसका जो विंग का स्टाइल है ना, वो डेल्टा विंग वाला दिखता है, तो उससे पता चल जाता है तेजस है। इसके अलावा थोड़े से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मेजर वाले देख लो। सबसे जो फेमस है दैट इज C-17 ग्लोब मास्टर। ये आपको अमेरिकन बिल्ट यानी बोइंग का बिल्ट, और ये सबसे दुनिया का सबसे एडवांस आपको माना जाता है इसको, जो आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। हाँ जी, अमेरिका खुद भी इसको यूज करता है। ठीक है, तो ये आपको आज के डेट में इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है ना, दैट इट्स एबिलिटी टू लैंड ऑन रफ एयरफील्ड। ठीक है, तो अजय देवगन की तरह वो गाड़ी पे जो है इसको लैंड करा सकते हैं। तो ये जो इसकी खासियत है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आपको, आपके पास पट्टी नहीं है, हवाई पट्टी, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लेके आओ वो छोटा वाला ट्रक, उस पर लैंड करा लेंगे। तो ये मतलब कहने का मतलब, रफ टेरेन, रफ कंडीशन में भी इसको लैंड कराया जा सकता है, इसके वजह से इसकी खासियत जो है बनी रहती है। तो इसका ऑपरेशन, अगर इसका ऑपरेशन आपको रोल एयरलिफ्ट ऑपरेशन में, ठीक है, आपको लेके कहीं भारत के लोग फंस गए, उनको लेके आने का है, तो C-17 ग्लोब मास्टर जाती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स, इक्विपमेंट, सप्लाईज, तो ये तो चलते ही रहेगा। फाइटर प्लेन में एटीएफ बोलते हैं उसको, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जनरली वो किरोसिन और ये के बीच का होता है कुछ, डीजल पेट्रोल, डीजल के बीच का कुछ होता है। डीजल ही होता है, बट वो थोड़े अलग वर्जन ऑफ डीजल होते हैं, उसके लिए इसीलिए उसका अलग से नाम ही रखा हुआ है एटीएफ। हाँ जी, अच्छा अच्छा, एलियन टेक्नोलॉजी से चला रहे थे। अब हो सकता है फ्यूचर में बना ले, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे चलाएं फ्लाइट को, अब फ्यूचर में हो सकता है, अभी तो डीजल यूज होता है। ठीक है, चलो, तो C-17 ग्लोब मास्टर 3। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा फेमस है? C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिकन बिल्ट है, दैट्स इट। और उसमें इसका और कुछ खास अलग इसमें नहीं रखने का, दैट इज द हरक्यूलस। ठीक है, ये आपको C-130J सुपर हरक्यूलस, ये इंडिया का एक जो है, आप कह सकते हो टैक्टिकल ऑपरेशन में इसका बहुत यूज किया जाता है। साइज में थोड़ा सा ग्लोब मास्टर से छोटा है, तो इसलिए इसका टैक्टिकल ऑपरेशंस में थोड़ा इसका रोल आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, इंडिया को जो है अपने सीमावर्ती इलाकों में जहां पे हवाई पट्टी नई नई बनाई जाती है, वहां पे नॉर्मली इसी को उतार के चेक करते हैं ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो भी अभी आज के डेट में आप देखोगे उत्तराखंड वाले रीजन में, और खासकर अरुणाचल वाले रीजन में,
हम बहुत सारी पुरानी हवाई पट्टी जो बेकार पड़ी हुई थी उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे टेस्टिंग के लिए इसी को उतारा जाता है कि हरक्यूलस को उतार के चेक कर लो, अगर ये उतर गया तो फिर बाकी उतार लेंगे हम। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको हरक्यूलस कभी कभी न्यूज में आते रहते हैं, बाकी हरक्यूलस को और कुछ खास इसकी चर्चा नहीं होती है। ठीक है, तो C-17 ग्लोब मास्टर और हरक्यूलस। अमेरिकन बिल्ड है ये भी। ठीक है, इसके अलावा थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स में भी वही है किस ओरिजिन के बने हुए हैं, तो एमआई वाले हेलीकॉप्टर तो सारे के सारे क्या हैं, वो रशियन मेड है, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, MI-35, MI-24 हिंद, ये अलग अलग आपको दिखेगा। और अगेन दीज आर द ट्विन इंजन अटैक हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, ट्विन इंजन अटैक हेलीकॉप्टर। अटैक हेलीकॉप्टर जैसे आपका जो नया वाला रिसेंटली अपाची है, तो अपाची को एज अटैक हेलीकॉप्टर ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, वो नॉर्मल मिशन के लिए उनका यूज नहीं होगा, तो उसी तरीके से MI-35 और 24 का रोल जो है ये आपको ज्यादा है। बाकी यहाँ से कुछ और खास नहीं, MI-35 और 24 में लिख लेना, रशियन मेड है, ट्विन इंजन है, दैट्स इट। ठीक है, और इसमें भी आपको नोज गन जो है ये कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो नाक के आगे हथियार जो है वो सामने से चलता हुआ, ये सबसे अच्छा अपाची में ही लगता है, बाकी लोगों में उतना अच्छा लगता नहीं है, बट है इसमें। हाँ जी, अपाची का लुक अच्छा है, बट हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा यही है अपाची। लेटेस्ट है, वही आपको लेटेस्ट मॉडल है। चलो ठीक है, MI-35 25 रशियन मेड है, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, दैट्स इट। इसके अलावा अपाची, ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल हेवी अटैक हेलीकॉप्टर। कहां से खरीदा हमने? यूएसए से खरीदा। अच्छा, इसी का जो नाम है दैट इज, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि फ्लाइंग टैंक के नाम से कौन सा हेलीकॉप्टर जाना जाता है, दैट इज अपाची, दैट्स इट। ठीक है, रशिया हमने अमेरिका से खरीदे, तो भाई लेके आओ हमको जो रशिया वाला जो है MI-25 जो है, ये मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर है, ये दुनिया का मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर, जो आप सबसे फीचर्स बोलो सब इसके पास है। ठीक है, तो अपाची अलग ही रोल है इसका, और हर वॉर में ये अपनी ये प्रूव भी कर चुका है, ये तो इसने अपनी रिलायबिलिटी प्रूव करी हुई। चेक कर लेना, 22 की डील हुई थी, आ ही गए होंगे 15 के आसपास आए हुए होंगे, 14-15 आए हुए हैं, वो चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा इसके साथ और कौन सा एक मंगाया था हम? एक तो अपाची मंगाया था, दूसरा कौन सा मंगाया था जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था? ठीक है, अगेन दिस इज, हाँ जी हाँ जी, ये आपको बोइंग अगेन इसको बनाया हुआ है। इसकी जो खासियत है दैट इज इट्स टैंडेम रोटर हेलीकॉप्टर है ये। ठीक है, टैंडेम रोटर यानी ये दोनों जो है उल्टे डायरेक्शन में घूमते हैं, सिंक्रोनाइज वे में दोनों चलते हैं, और फिर ये आपको लिफ्ट करता है। मेजरली ये हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, आपको डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के लिए, उसके लिए इसका ज्यादा रोल आपको दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है अलॉन्ग इंडियन बॉर्डर, स्कोप उप लेके जाना है, तो इसके पहले जो है हम छोटे मोटे आर्टिलरी व्हीकल्स को ले जाने के लिए MI का यूज करते थे, आज की डेट में इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी बड़े बैटल टैंक्स वगैरह भी आपको उठा के लेके जाने अचानक से, तो चिनूक उसको लेके जा सकती है। हाँ जी, हाँ ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इट कैन होल्ड, लंबे टाइम तक ये होल्ड कर सकता है जगह। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है, बट हाँ यही याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट को तेज करने में इसका रोल जो है, आपको बने बनाए घर जो हम लगा रहे हैं लद्दाख में आर्मी वालों के लिए, तो वो उनको लेके जाने का काम यही करती है, इनको लेकर पहुंचाती है। तो चिनूक और अपाचे दोनों वर्कफोर्स रहे हैं अमेरिकन आर्मी के, यूएस आर्मी के जो मेन आपको ये रहे हैं वो चिनूक ही रहे। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे, ठीक है, जो हेलीकॉप्टर हम रखते हैं,
तो दैट इज द रुद्रा। तो रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर छोटे नाम में आपको दिखेगा, काफी छोटे साइज के होते हैं और दिस इज एन इंडिजिनसली डेवलप। ठीक है, तो ये इसकी फीचर है, खासियत कि हमने खुद से बनाया है बाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बाकी कुछ और खास नहीं है, इसको आर्मी भी यूज करती है, एयरफोर्स भी यूज करती है। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। बाकी छोटी छोटी चीजें तो इसमें भी आपको अपाची की तरह ये इसमें भी फिट कर दिया, नाक वाला जो है नोज गन जो है वो भी इसमें भी आपको दिखेगा, बट ये साइज में काफी छोटे होते हैं, कॉम्पैटिबल होते हैं, तो छोटे छोटे मिशन के लिए इनका यूज जो है वो किया जाता है। बाकी हाल रुद्रा के अलावा आपको और कुछ जो है आर्मी एविएशन कॉर्प्स और कुछ छोटे छोटे यूज करते रहते, चीता, चेतक, ध्रुव, तो नाम बस देख लो और कुछ नहीं है। तो यूज भाई ये सी मतलब आर्मी एविएशन कॉर्प्स लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये आपका चीता है, ये चेतक है और ये ध्रुव है, तो लाइन से ही लगा हुआ है फोटो। और ध्रुव जो है ये तो नॉर्मली ऐसे भी यूज होता है, सिविलियन यूज में भी ध्रुव आपको दिख जाएगा। ठीक है, हाँ जी, रेस्क्यू मिशन में, प्राइवेट मिशन में, प्राइवेट ये में भी आपको ध्रुव दिखता है कहीं पे। केदारनाथ में ये आपको दिखा होगा, चेतक दिखा होगा, ये भी दिखेगा, चेतक ध्रुव दोनों दिखता है। अब उसमें मैंने देखा नहीं था कौन सा था, तो चेक कर देना, अगली बार से आएगा तो चेक करना बैठ के, अच्छा ये कौन सा है। ठीक है, ठीक है, आप पहचानते रहेंगे तो अगली बार जाएगा तो देख लोगे, अच्छा ये कौन सा है। तो नाम से लाइन से देखना, चीता, चेतक एंड ध्रुव। चीता वाला तो बहुत नॉर्मल होता है, बहुत छोटे साइज का होता है, ये काफी हल्का भी होता है, ये सारे फॉरवर्ड पोस्ट को उधर भी रख लेते हैं ये आर्मी वाले, चलो भाई लेके चलो इसको। चलो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जब हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, देखो जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट सिंपली इसमें इसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करने का है। गाड़ी को अगर हम बोले कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में, तो क्या चीज की बात करेंगे, उसकी इंजन कैसी है, उसके इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें म्यूजिक सिस्टम कैसा है, उसकी ब्रेकिंग सिस्टम कैसी है, एडवांस है कि नहीं है, यही सब फीचर तो बोलेंगे ना फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। सिंपल चीज आपको हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट में भी यूज की जाती है। अब इसमें जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट की बात करी गई, तो माना जाता है कि जो 1940s 1950s में जो एयरक्राफ्ट बनती थी, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, या उसके पहले वाले जितने भी आपको एयरक्राफ्ट बने थे, दो आर द फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट। इनकी जो खासियत थी वो ये थी कि दे वेयर द सबसोनिक, यानी कि आपको साउंड के स्पीड से कम स्पीड से चला करते थे। इसके अलावा बहुत ही आपको एडवांस एवियोनिक्स नहीं था इनके ये पे। एडवांस एवियोनिक्स कहने का मतलब कि किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो वो जो ट्रैक करते रहते हैं अपना पाथ वगैरह, वो काफी बेहतर इनके पास नहीं था। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक वेपनरी इनके पास हुआ करती थी, बेसिक वेपनरी, ठीक है, वो ऊपर से लेके गन चला रहे हैं, तो वैसे ही हथियार इनके पास हुआ करते थे। वैसा नहीं कि आपने बस बटन दबाया उसको लॉक करके जा रहे हैं, वो तो वैसे सिस्टम नहीं हुआ करते थे। तो दो आर द वेरी बेसिक काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, उनको कहा गया आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। नाम नॉट इंपॉर्टेंट, लिखना है लिख लो। ठीक है, तो मेटियोर, MiG-15, सोवियत यूनियन, F-80 शूटिंग स्टार, तो ये कुछ हथियार हैं जो आपको, ये कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो आपको फर्स्ट जनरेशन माने गए। सिंपल था, सब सोनिक थे, बेसिक वेपनरी थी, बाकी इससे ज्यादा इसको कुछ याद नहीं करने का है। ठीक है, तो सब सोनिक एंड बेसिक वेपनरी, दैट्स इट, वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट आपको माने गए। आज बहुत ज्यादा डेटा हो गया, नहीं डेटा डेटा डेटा, आज मैंने पहले ही बताया आज बहुत ज्यादा डेटा ही है। चलो इसके बाद आप अगर सेकेंड जनरेशन देखोगे तो 1950s 60s का टाइम आया और यहाँ पे जेट इंजन डेवलप हुए ऐसे, जो कि साउंड के स्पीड के आसपास है उसको क्रॉस कर सकते थे। तो सब सोनिक से आप सुपर सोनिक की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे आपके रडार बेहतर होते गए। ठीक है, आपके अर्ली फॉर्म ऑफ एयर टू एयर मिसाइल्स बढ़ते गए, तो एवियोनिक्स आपका एडवांस हुआ थोड़ा सा। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपके जो मिसाइल सिस्टम है, जो आपको क्रूड मिसाइल यूज करते थे, एकदम बेसिक मिसाइल यूज करते थे, तो उसमें थोड़ी सी आपने चीजें चेंज करी। और इसके फिर से अगर आपको एग्जांपल देखोगे तो F-100 सुपर सेवर, MiG-19 सोवियत यूनियन की जो है, तो सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट।
तो ये जनरली रहे, अगेन आज की डेट में आपको ये म्यूजियम में ही मिलेंगे, ठीक है, म्यूजियम में मिलेगा, और थोड़ी कोई सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट लेके चलेगा वो। इसके बाद थर्ड जनरेशन में आओगे तो और क्या होगा, स्पीड और बेहतर हो गई, एवियोनिक्स और बेहतर हो गई, थोड़ी फीचर आए। सो थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट में एक तो ऑल वेदर ऑपरेशन करने की क्षमता आ गई, ठीक है, वो आंधी हो तूफान हो बारिश हो कोई बात नहीं, दे कैन ऑपरेट। इसके अलावा थोड़ी सी आपको एरोडायनेमिक्स और बेहतर की, यानी कि स्पीड जो होगी इनकी और बेहतर हुई, ठीक है। उसके अलावा एडवांस रडार, प्रिसाइज मिसाइल टारगेटिंग वगैरह जो चीजें हैं ये आ गई, एंड ऑपरेट इफेक्टिवली एट नाइट। तो थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट के बाद से आप कह सकते हो कि नाइट ऑपरेशन भी पॉसिबल हो पाया, इसके पहले नॉर्मली एयरक्राफ्ट रात में काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा तो उसके पास नाइट कैपेबिलिटी होगी ही होगी, इट्स नॉट। ये जनरेशन में उस पीरियड में बन रहे थे बहुत सारे, और उनमें ये फीचर्स रहते थे, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर उसमें वो थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन है तो उसमें नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी होनी ही चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये जनरल टर्म्स हैं जिनमें माना गया, इसको लेकर के कहीं कोडिफिकेशन नहीं किया गया इस चीज का कि किसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे किसको सेकंड जनरेशन बोलेंगे, इट्स जस्ट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट तो है ही, हमारे पास भी है, सबके पास है, ठीक है। आपके जो पुराने वाले हैं, मिराज हो गया, ये सब थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं आपके, तो मिराज लिखा भी है। तो मिग 21 मिराज ये सारे के सारे जो हैं थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट आपको दिखेंगे। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में अगर आप देखोगे तो आज भी जो है फोर्थ जनरेशन आपको चल रहा है। अगेन यहाँ पे वेपन सिस्टम एवियोनिक्स में और ज्यादा बेहतर हो गए, यहाँ से डिजिटल कंप्यूटर्स वगैरह का यूज शुरू हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे पास डिजिटल टैबलेट वगैरह बाद में आए, वो उनमें पहले आ चुके थे, ठीक है। इसके अलावा तो डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज करना शुरू किया इन्होंने। अब ये मत करना कि 1970 में डिजिटल कंप्यूटर कहां से आया, बिकॉज 1970 टू प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये थ्रू आउट डेवलपमेंट जो है ये आपका चलता रहा है। इसके अलावा अगेन एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट, ठीक है। इसके अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, ये अगेन बेहतर कैपेबिलिटी के साथ ये आते रहे। और इसमें आपको सुखोई 27 फ्लैंकर, इस तरीके की जो मिसाइल्स हैं, आपको कहीं ना कहीं जो आपका रफाल भी है उसको फोर्थ जनरेशन 4.5 जनरेशन तक का माना जाता है, ठीक है। तो 4 के बाद 4.5 भी है और 5 भी है, तो फिफ्थ जो है दैट इज द स्टेल्थ फीचर्स के साथ जो आ गया वो फिफ्थ जनरेशन हो। बट उसके अलावा जो फोर्थ जनरेशन है दो ज्यादा एडवांस्ड वन। F-16 होगा ना, वो ऑलमोस्ट फोर्थ जनरेशन 4.5 जनरेशन में आ जाएगा। फोर्थ जनरेशन देखो, नॉर्मली फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट आज की डेट में है सबके पास, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन एडवांस वाले जो होंगे वो फोर्थ जनरेशन है, और फिफ्थ जनरेशन गिने चुने कुछ कंट्रीज बना रहे हैं, जैसे यूएसए अपना फिफ्थ जनरेशन उसने रेडी कर रखा है। क्या बनाया है पता नहीं, देख लेना, ठीक है। तो F-15 F-16 ये सारे आ जाएंगे आपको इसमें, बाकी ठीक है। इसके अलावा मेजरली जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हो गए, इनमें स्टेल्थ की फीचर जिसमें आने लगी 2010 फिफ्थ जनरेशन, माना गया कि स्टेल्थ फीचर होना ही ये आपका है। बाकी और चीजें एडवांस होंगी ही होंगी, जो इनके पास ऑलरेडी पहले से सिस्टम थे, एवियोनिक्स था या वेपन टारगेटिंग वाला सिस्टम था वो हो गया। धीरे धीरे इसमें एआई भी जुड़ता जाएगा, ठीक है, कि पायलट को बार बार इंगेज ना करना पड़े, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खुद ही स्टडी करके सारा डेटा इनको बता देगा कि क्या फायर करने का है क्या करने का है, ठीक है। तो वही बात है, ये पूरी की पूरी जो कहानी लिखी हुई है दिस इज अबाउट कि एआई जो है, एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग आपकी होने की कैपेबिलिटी आपको होने लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ आपको हथियार, ये कुछ फाइटर क्राफ्ट दिखेंगे। तो F-35 F-22 रैप्टर सबसे फेमस तो यही है आज की डेट में, दिस वन, और इसके अलावा दिस वन सुखोई,
ये दो एयरक्राफ्ट हैं जो कि फेमस है आपको फिफ्थ जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट में, बट इनमें भी अभी एडवांसमेंट आपको चलते रहते हैं। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट में बहुत परेशान नहीं होना है, सिंपली याद रखना धीरे धीरे इनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होती गई इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ एरोडायनेमिक्स, इन टर्म्स ऑफ वेपन सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ कि इनके रडार वगैरह कैसे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बीच में जो आपके तेजस हैं, ये कहीं बीच में खड़े होते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में है, कंप्लीटली फिफ्थ जनरेशन भी नहीं है, फोर्थ से थोड़े एडवांस हो रहे हैं, तो इसलिए 4.5 4 तो ऐसे जनरेशन भी वो आते हैं, ट्विन इंजन बनता है। तो ये कहानी थी जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट की। इसके बाद थोड़े से बैटल टैंक्स को देख लो और इसके बाद हमारी कहानी जो है हम खत्म कर लेंगे। तो अब आपने नेवी को देख लिया, एयरफोर्स को देख लिया, तो आर्मी को कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इनको भी देख लो, और एक ही क्लास में, इसलिए मेरा यही था कि एक क्लास में इसको खत्म करना है, इसमें डेटा ही है, इसको बैठ के आपको बार बार रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझने जैसा है नहीं, इसमें मेरा रोल इतना ही था कि मैंने मेजर वालों को इकट्ठा कर दिया, बस मेरा रोल इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ जी, नहीं देखो, एक दिक्कतें क्या होती है ना कि इस तरीके से आपको मिलता नहीं है कहीं पे, आप मैगजीन वगैरह कोई भी उठाओगे तो आपको कोई एक या कोई दो मिल जाएगा जो न्यूज में रहा है, बट आपको कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं कवर होता, तो मेरा एफर्ट इतना ही लगा है, बाकी याद तो आपको करना ही है बैठ के। ठीक है, सो मेजर बैटल टैंक्स अगर आप देखोगे तो T-90 भीष्मा, ये इंडिया के दो मेजर टैंक। ठीक है, भीष्म और अर्जुन दोनों एक साथ लड़ेंगे, ये ध्यान रखना, दैट्स इट। मेजर बैटल टैंक्स के रूप में आज की डेट में भीष्म और अर्जुन दोनों एक साथ, तो कौरव और पांडव एक साथ एक तरफ से लड़ेंगे। ठीक है, तो भीष्मा जो है दैट वाज फ्रॉम रशिया। ठीक है, तो रशिया से सीख के आए थे। अर्जुन जो है इंडिजिनस सीखे थे, तो भीष्म सीखे थे ना, भीष्म भी अलग अलग ये गुरु गुरु पिछले अलग अलग जनरेशन के गुरुओं से सीख के आए थे वो। तो ऐसे देखो, कुछ भी करके याद रह जाना चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें ऐसे याद रहेगा कि चलो भीष्म जो है बाहर से सीख के आए थे, तो बस ऐसे ही रखना, भीष्मा जो टैंक है अपना दैट हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। ठीक है, और इंडियन आर्मी का जो है मेन आपका बैटल टैंक जो है दैट इज भीष्मा। इसके अलावा अर्जुन का जो है दैट इज द इंडिजिनस टैंक है, फोटो में देख लो कौन अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, अगली बार से रिपब्लिक डे परेड में जब आए तो बैठ के देख लेना कौन सा टैंक है क्या है। ठीक है, वहां देखोगे तो ये चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी, इसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार दो बार देख लोगे हो जाएगा, अच्छा ये है, बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। अब इसमें देखो कैसे पॉलिटिक्स हो सकता है, कोई नया मिनिस्टर आएगा बोलेगा कि इसका हमने कर्ण नाम क्यों नहीं रखा, कोई ऐसा टैंक बनाओ जो कर्ण हो, आपने आपने इंडियन आर्मी में भी शूद्र शूद्र को जगह नहीं दी, तो ऐसे 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 करके पॉलिटिक्स चली जाती है, लोग खोज के निकालते हैं ऐसे ऐसे चीजें, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, वो आती है चीजें ना। हाँ जी, हो रहा है ना, क्योंकि कुछ लोगों को वहीं से ये मिलेगा ना, वो उनको उनको लाइमलाइट में आना है तो कुछ तो चाहिए होगा। चलो मैंने एक आइडिया दे दिया तुम्हें, ठीक है, किसी दिन पॉलिटिक्स करने का मन हो, अरे आइडिया तो, चलो छोड़ो। इसके अलावा अजय एंड शरत दो टैंक है, भीष्मा और आपको अर्जुन तो नॉर्मली आपको पता है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, ये भी दो टैंक हैं जो कि आपको जनरली यूज होते हैं। अगेन दिस इज इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। ठीक है, 1980s में ये यूज किया जाता था, आज भी है, थोड़ा बहुत यूज किया जाता है। ये जो डीआरडीओ शरत है, ये खास करके इसको एडवांस बनाने के चक्कर में है, इंडिजिनस क्योंकि हमारा है भी, और डीओडो का आइडिया है कि इसको हम काफी बेहतर बनाएंगे। और ठीक है, तो लाइट भी है, एम्फीबियस कैपेबिलिटीज है, एम्फीबियस कैपेबिलिटीज कहने का मतलब ये है कि वाटर पे और लैंड पे दोनों जगह काम कर सकता है, तो थोड़े बहुत आपको डेल्टाइक रीजन में भी ये
वर्क कर सकता है। तो ये डीआरडीओ सरत, तो नाम में ही आपको लिखा हुआ है डीआरडीओ, तो इंडिजिनस फील्ड है। अरे पानी मतलब डेल्टाइक। आई हैव टू चेक, तो मैं पीछे रह गया क्या? हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, वो देखो एक चीज हो सकती है कि आप प्लेटफॉर्म बना दोगे तो इनको तो इन्हीं को आप चढ़ा दो किसी चीज पे, वॉरशिप्स पे चढ़ा दो, तो वहां पे भी ये काम करेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे। बट इनकी खुद की एम्फीबियस कैपेबिलिटीज होने का मतलब उस तरीके के टेरेन में भी ये चल सकती है, इनको अलग से कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं। ठीक है, दैट्स द बेसिक आइडिया। हाँ वहां पे भी चलेगा, दैट्स द बेसिक आइडिया। ठीक है, तो आपको चार टैंक के बारे में आपने देख लिया, अर्जुन, भीष्म, अजय एंड शरत। ठीक है, तो ये दिस इज जो है आपका शरत एडवांस आज की डेट में आपका बनता हुआ दिख रहा है। ये अजय है पुराना वाला जो है, तो थोड़ा पुराना हुआ करता था। ठीक है, चलो अब एक अंतर बताओ पहले मुझे कि टैंक में और आर्टिलरी गन में क्या डिफरेंस है। फैक्चुअल यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यही है, और कुछ यहाँ पे फिर से डेटा ही है। आपने टर्म सुना होगा टैंक, और आपने नाम सुना होगा आर्टिलरी गन्स या बोफोर्स, जिसको बोफोर्स सबसे फेमस तो वही है, बोफोर्स से फेमस है। ठीक है, गलत तरीके से फेमस हो गया वो। तो उसमें क्या मेजर डिफरेंसेस क्या है टैंक्स में और आर्टिलरी गन्स में? आप बताओ, कोई भी जो भी आपको पॉइंट दिमाग में आ रहा है बताओ। हम्म। तो सो आर्टिलरी गन और टैंक के बीच का सबसे मेजर डिफरेंस यही है। टैंक खुद में मोबाइल होते हैं, ठीक है, वो मैन्यूवर करेंगे, वो डायरेक्टली बैटल फील्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टिलरी गन मोबाइल होंगे इन द सेंस कि वो उनको कहीं जब उनको फायर करना होगा एक जगह रख के करेंगे, वो मैन्यूवर नहीं करते। दूसरी चीज जो है, ये बैटल फील्ड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। डायरेक्टली पार्टिसिपेट मतलब कि दुश्मन के रेंज में नहीं आते आर्टिलरी गन, क्योंकि सामने आ गए तो मारे जाएंगे ये। इनको कहीं दूर पे छुपा के क्या किया जाता है, इनसे फायरिंग कराई जाती है, फायरिंग करने के बाद फिर से इनकी जगह बदल दी जाती है। वो आर्टिलरी फायर करेगी और फायर करने के बाद उनको वहां से हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर ये ट्रैक हो गए तो ये फिर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। जैसे टैंक जो है, टैंक अपने आप को मूव करके बचा लेगा, दे कैन डू दिस। हाँ, हाइट वगैरह पे करने के लिए काफी डिस्टेंस से ही ये फायर कर लेते हैं, तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के रेंज से भी दूर से ही ये फायरिंग जो है ये आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आर्टिलरी गन्स का यूज होता है। बोफोर्स आर्टिलरी गन ही था। ठीक है, अब इंडिया में जो आपको मेजर आज के डेट में आर्टिलरी गन्स हैं आपके, दैट इज K9 वज्रा। ठीक है, K9 वज्रा, हालांकि होविट्जर कहा जाएगा इनको, बट K9 वज्रा आप याद रखेंगे। ये हमने साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी ली है, मैक्सिमम रेंज इसकी 40 किलोमीटर की है। तो ये इंडिया का मेन आर्टिलरी गन आज के डेट में पावरफुल वाला जो है वो यही है। ठीक है, बट ये काफी बड़ा साइज का है, तो इसको लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो किसी भी आर्टिलरी गन खुद से मूव नहीं करेगा, कोई भी आर्टिलरी गन। हाँ, उसको मूव कराएंगे। अब उसमें भी अगर इसका साइज बहुत ज्यादा हो गया तो फिर इसको लेके जाना और मुश्किल हो गया। ठीक है, अच्छा, आर्टिलरी में भी एक टोड होते हैं और एक
अनटोर्ड होते हैं। टोर्ड मतलब इसको ट्रॉली की तरह खींच के ले जाया जाएगा, ठीक है, जीप के साथ लगा दिया पीछे और जीप जो है आगे आगे जा रही है, पीछे वो जा रहा है आर्टिलरी गन, ठीक है। तो जो छोटे साइज के होते हैं जनरली टोर्ड गन होते हैं, ठीक है। तो उनकी पावर जो है वो कम होती है, बट उनको मूव कराना आसान होता है, ठीक है। बट क्योंकि इसका जो है इसका साइज बहुत बड़ा है, पावरफुल ज्यादा है, तो इसकी अब फिर से कुछ लिमिटेशंस हो जाएंगी। अब चाइना के पास आपको लेके जाना है, रोड है नहीं, कैसे लेके जाओगे इसको? विंड्स तो लगे थे, लगी होता है, नहीं होता है, किसी किसी में नहीं होता है, उसको प्लेटफॉर्म पे लेकर जाते हैं वो ठीक है। तो ये K9 वज्रा हॉविट्जर को याद रखेंगे, इसकी लेकिन अपनी खुद की लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वेट, बाकी है तो ये काफी पावरफुल। तो साइज ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आर्टिलरी गन और टैंक के बीच का ही आपको कुछ दिख रहा है। ये एक्चुअल में आर्टिलरी गन आपने इस तरीके से नहीं देखा होगा, बट ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये टैंक भी नहीं है पूरी तरीके से, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसके अलावा आपका मेजर जो है दैट इज द धनुष, ये अपने इंडिया ने खुद से डेवलप किया हुआ है। तो धनुष अपने को याद रखना, K9 वज्रा मेजर है, धनुष आपका खुद का बनाया हुआ है, इसलिए आपको याद रखेगा। ये जो है ये बोफोर्स के मॉडल पे इसको जो है बनाया गया है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है धनुष की। बाकी इसमें कुछ खास नहीं, वही 35-37 किलोमीटर की रेंज जो है इसकी भी है, साइज में थोड़ा छोटा है कंपेयर टू द वज्रा, तो इसलिए इसकी आपको कह सकते हो यूज जो है आपको ज्यादा देखने मिलेगा। अरे पावर का भी फर्क होता है बाबा, कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो चाइना वाइना के साथ सबसे ज्यादा यूज करती है वो करती है M77 होविट्जर, ठीक है। 155 mm M77 होविट्जर का यूज चाइना के खिलाफ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये थोड़ा हल्का है, इसको डिप्लॉय करना जो है वो आसान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अल्ट्रा इट इज अल्ट्रा लाइट वेट और इसकी हाई मोबिलिटी है, तो आराम से आपने एक हेलीकॉप्टर, छोटे वाले हेलीकॉप्टर से भी इसको उठा के लेके रख देते हैं। तो ये मेजर 3 याद रखना, बाकी और भी हैं आर्टिलरी गन, सबको रखना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो 30-32 किलोमीटर इसकी भी रेंज है, तो ठीक ठाक ही है। तो K9 वज्रा, धनुष और M77, ठीक है। तो लद्दाख वगैरह में हम जो है M77 होविट्जर ही तैनात करते हैं, ठीक है। जहां पे ट्रांसपोर्ट बेहतर हो गई है वहां पे वज्रा लेके जाएंगे, बट जनरली उनको नहीं ले गया गया है, यही दोनों आपको ज्यादा यूज हुए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पहला बोफोर्स दिख रहा है, ठीक है। तो बोफोर्स के मॉडल पे ही बना हुआ ये गन जो आपको धनुष दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये थोड़ा छोटे साइज में M77 जो है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है आपको देखने मिलेगा। सो दिस वाज ऑल जो कि हमने आज के क्लास में देखना था। इसके अलावा और जो चर्चा करनी है वो हम करेंगे अराउंड सबमरीन्स, सॉरी सबमरीन्स कर लिया है, ईवेवीज, जो आपको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थोड़े बहुत रहे हैं न्यूज में, उसको थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। बट उसके पहले मैं थोड़ा आपको फूड फॉर थॉट देता हूँ। आप मुझे बताओ कि अच्छा यहाँ पे किसी कोई डाउट है, कोई सवाल है पहले तो वो पूछ लो, देन आई विल थोड़ा सा आपको कल के लिए मैं थोड़ा फूड फॉर थॉट देके चला जाऊंगा। हाँ जी, क्या करना है इसको, इसको हैंडल कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये पहली चीज, इसको कुछ नहीं करना है, एक बार दोबारा से छोटे शॉर्ट शॉर्ट में ब्रीफ में समरी बना लोगे इसका। आपने मान लो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े, 4 थे, तो 4 बस नाम लिख लोगे ना, चीजें याद रहती हैं, ठीक है। आपने डिस्ट्रॉयर्स पढ़े, उनके क्या कौन से क्लास के डिस्ट्रॉयर्स थे, आपने फ्रिगेट्स पढ़े कौन से ये के थे, दैट्स इट। आपने हेलीकॉप्टर कौन कौन से पढ़े, बस नाम किस ओरिजिन का था, दैट्स इट।
आपने अगर एयरक्राफ्ट पढ़े या आपने जो आर्टिलरी गन्स वगैरह जो कुछ भी पढ़ा, दैट्स आप उनकी बस नेमिंग कर लोगे कि अच्छा इतने नाम मेरे पास हैं। एक पेज में ये सारा का सारा समरी अगर आप बनाओगे, एक पेज के समरी में ये पूरी की पूरी कहानी जो है हो जाएगी। ठीक है, और इनको एक बार दो बार देख लो, क्योंकि यहाँ पे नाम बहुत सारे हैं। लिटरली मुझे भी याद नहीं रहता सारे के सारे, मुझे देखते रहने पड़ते, अच्छा ये कौन सा नाम है, मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि इतने सारे नाम को याद रख पाना इट्स नॉट कि आप नॉर्मली आपको याद रहेगा, तो आप एक दो बार देखते रहोगे, ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा था, आई नो, और इसीलिए क्लास बोरिंग भी हो जाती है, क्योंकि जब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो डिस्कशन कराने का स्कोप कुछ नहीं होता है वहां से। ठीक है, तो ये कहानी रहेगी। इसके बाद कल जो है मैं ब्रीफली इनिशियल पीरियड में 10-15-20 मिनट में मैं आपको ईवीवीज डिस्कस करा दूंगा, एंड उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द कि स्पेस में लेकर के स्पेस की चर्चा हम करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इसरो वगैरह जो कहानी है, तो दैट वी विल मूव। ठीक है, तो ये कहानी रहेगी हमारी कल की। और कोई डाउट है आपको, कोई सवाल है आपके? इतना ही था, और देखो करने को इसमें और भी है, बट रिसेंटली इतना इससे ज्यादा कुछ रहा नहीं है चर्चा में। और थोड़ा सा डिफेंस आर्किटेक्चर कराएंगे, मिसाइल्स वगैरह को लेकर के जो टीटी वगैरह साइन है वो अपन करेंगे, बट वो अभी नहीं करेंगे। ठीक है, वो स्पेस वाला भी हम कर लें, तो जो आपका स्पेस आर्किटेक्चर और डिफेंस आर्किटेक्चर उसको एक साथ करेंगे। जो लॉज वगैरह पढ़ने को है वो हम डेफिनेटली देखेंगे, तो वो पोर्शन अभी आपका बचा हुआ है। ठीक है, उसको मैं स्पेस जब करा दूंगा तब कराऊंगा। चलो, मुझे बताओ अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी और ड्रोन में क्या फर्क है? आप जब पढ़ोगे नॉर्मली आपको ये टर्म मिलता है कि यूएवी लिखा होता है कहीं पे ड्रोन लिखा होता है। ओके, और कोई? यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड ड्रोन। यूएवी के लिए भी चाहिए होगा, नाम में ध्यान। देखो, कोई भी व्हीकल जिसको रिमोटली ऑपरेट किया जा रहा है, रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है कहीं और से, दैट इज नोन एज ड्रोन, दैट इज नोन एज ड्रोन। लेकिन उसी ड्रोन का एक स्पेशल क्लास है जिसको कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यानी ड्रोन जरूरी नहीं है कि एरियल हो। एरियल का मतलब समझ रहे हो, हवा में जब उड़ रहा है, तो हवा में जब उड़ रहा है दैट इज मोस्ट स्पेसिफिकली नोन एज यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो कोई भी अनमैन्ड व्हीकल कोई भी है, दैट इज ड्रोन। चाहे आप उसको समंदर में लेके भी जा सकते हो ना ड्रोन। ड्रोन ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे घरों में बंद कमरों में रोबोट की तरह जाएंगे, वो काम करेंगे, दोज आर ऑल्सो ड्रोन। तो जो भी आपको कहीं दूर से बैठा हुआ कोई उसको ऑपरेट कर सकता है, उसको मूव कर सकता है, उसको चलने के लिए डायरेक्टली कहीं पे भी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ड्रोन। बट उसी ड्रोन का एक स्पेसिफिक क्लास है जो कि एयर में यूज होता है, दैट इज नोन एज यूएवी। ये मोटा मोटी ब्रॉडर डिफरेंस जो है ये आपको यूएवी एंड ड्रोन का है। कहने का मतलब यूएवी जो है वो एक सबसेट है ऑफ द ड्रोन। ठीक है, जरूरी नहीं, पानी में भी लेके जा सकते हैं ना रिमोटली ऑपरेट। जैसे कहीं पे भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, लेट सपोज, तो लेट कहीं पे भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं पे मान लो गुफा में कुछ हो गया, ये हो गया, तो वहां पे उस तरीके के जो वाटर व्हीकल्स भेजते हैं उनको भी ड्रोन से कहा जाता है। देखो, ड्रोन का जो कॉन्सेप्ट है, ड्रोन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आप उसको दूर से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आप दूर से उसको ऑपरेट कर सकते हो, तो देन दैट इज अ ड्रोन। अब उस दूर से ऑपरेट होने वाला व्हीकल अगर हवा में ऑपरेट हो रहा है तो आप उसको ईवीवी बोलते हो। अब वो पानी में ऑपरेट होगा तो आप उसको अंडर वाटर व्हीकल्स, अनमैन्ड वाटर व्हीकल बोलोगे। फिर से बोलो। हाँ, आजकल तो साइज की बात ही छोड़ो, आजकल तो हर साइज में होने लगे हैं। और इवनली आप जैसे बहुत सारे ड्रोन जो होते हैं, जैसे कई अब जो एडवांस ड्रोन है, क्योंकि हमारा फोकस जो है ज्यादातर लगा रहता है
कि हम थोड़ा सा वॉर वॉर को लेके ज्यादा ये रहते हैं कि ये हो रहा है, बट ड्रोन्स का यूज इवन मान लो कहीं पे अंडरग्राउंड पाइप है, उसमें लीकेज हो गई, ठीक है, वो नदी के अंदर है, तो आज के डेट में वो ड्रोन से उसको रिपेयर कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि पूरा का पूरा लोग जाएंगे जाके इक्विपमेंट से मैनेज करेंगे, नहीं, वो रिमोटली उसको ऑपरेट कर रहे हैं। रोबोट्स को भी बोला जा सकता है, रोबोट्स और ड्रोन के बीच का जो फर्क है थोड़ा सा वो टेक्निकल हो जाएगा, बट बोला जा सकता है उनको, अगर आप रिमोटली ऑपरेट करा रहे हैं इट कैन बी कॉल्ड एज ड्रोन, क्योंकि अब जो लाइन है ना वो काफी ब्लर होती जा रही है, रोबोट और ड्रोन और इन चीजों के बीच की लाइन जो है काफी ब्लर हो गई है। ठीक है, तो रोबोट के बीच में जरूरी नहीं है कि आज के डेट में आपके पास वो उसके उसके वो हाथ और पैर है, वो ट्रांसफॉर्मर जैसा दिख रहा है, तभी उसको रोबोट बोलेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, और ड्रोन भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, बट रोबोट्स को जनरली जनरली रोबोट्स को कहा जाता है दोज विथ मूविंग, जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। हाँ, वो रोबोट्स है, वो ग्राउंड पे जो मूवमेंट कर रहे हैं ना, जनरली उनको रोबोट्स बोला जाता है। जैसे यूएवी बोला गया आपको एयर में वर्क करने के लिए, वैसे ग्राउंड पे वर्क करने वाले रोबोट बोला है जनरल। अगेन बहुत इसका कोई फिक्स डेफिनेशन किसी ने नहीं कहा है कि अच्छा इसको रोबोट बोलेंगे, इसको ये कहेंगे, बट दैट्स द जनरल अंडरस्टैंडिंग जो आपको। ठीक है, तो ये देखेंगे। अच्छा चलो थोड़ा सी चर्चा कर ही लेते, कल जल्दी इसको खत्म करेंगे। कल फैक्चुअल डेटा बस आपको करा दूंगा। ड्रोन के यूज किस किस फील्ड में हो सकते हैं? अगर अच्छा आप एक काम करो, आपको एक क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, कि आपको ये बताना है कि विच आर द इमर्जिंग फील्ड, विच आर द फील्ड्स वेयर ड्रोन कैन बी यूज टू सब्स्टिट्यूट द करेंट, आप कह सकते हो टेक्निकलिटी या करेंट मैन पावर। ठीक है, वो कौन से फील्ड हैं जहां पे कि ड्रोन्स का यूज करके आप सुविधाओं को बेहतर कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अ चार्ट, आप कितने चीजें सोच पा रहे हो, कौन कौन से फील्ड हैं जहां पे कि हम ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। यू ट्राई मेकिंग दैट अभी 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 बनाओ पहले, एंड आई वॉन्ट कि एवरी वन कम से कम मिनिमम 10 आपको होने चाहिए कि मैं ड्रोन का यूज कहां कहां कर सकता हूं। तो किताबों में तो मिल ही जाएगा, बट ऐसे सोच के बताओ। एंड दिस इज द लास्ट थिंग फॉर द डे। और जिसका हो जाएगा ही विल, वो ये करेगा, हाथ खड़ा करेगा। आप सिंपली पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, नो इशू। वही तुम्हारी स्किल्स की तो पहचान होगी, मेंस में आंसर लिखना होगा ना। मैंने थोड़ी कुछ कहा, रिस्ट्रिक्शन तुम पे तो लगाया नहीं है। देखो ये एक आर्ट है, तुमको एग्जाम में भी आएगा, ऐसे लिखने आएगा, कई बार तुम्हारे पास वर्ड्स कम होंगे, कई बार नहीं होंगे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कौन कितना सटीक जा रहा है, मतलब टू दी पॉइंट कौन लिख रहा है। तो 10 लिखने हैं मिनिमम, 6 के नीचे तो मैं चेक भी नहीं करूंगा। हाँ जी। हाँ, कहने का मतलब आपको 10 पॉइंट सोचनी तो है कम से कम। सो दिस वाज ऑल, मैं बस चेक करके आई विल फिनिश इट। सो अगर ऑनलाइन आप बताना चाहें तो आप भी बताएं।
ऑलराइट देन, आप लोग लिखें एंड आई एम फिनिशिंग दिस सेक्शन, क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है।